अब हम बात करेंगे कि हीट स्ट्रेस को, क्योंकि यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है जिसे हाइपरथर्मिया हो जाती है और जानवर काफी हांफता है। तो एक तरह से उसको सांस लेने में तकलीफ है। इस तरह से हम जानवर को एक वीडियो में देखा हमने थोड़ी देर पहले। तो कभी कभी मिसडायग्नोस हो जाता है कि टेम्परेचर बढ़ी है और क्रॉसब्रीड जानवर है, टेम्परेचर 104 से 107 के बीच में है, और फिर इस सिचुएशन में मिसडायग्नोस होके प्रोटोजोल इन्फेक्शन के लिए मिसडायग्नोस हो जाता है। तो हमारे जो आपके जो भी निकटतम वेट है उनको बुलाइएगा, वो चेक करेंगे प्रॉपरली। जैसे हमने देखा है कि प्रोटोजोल इन्फेक्शंस में लिम्फ नोड स्वेलन हो जाती है, उनका अबोमेजल ब्लीडिंग की वजह से उसका जो फीसेस है उसमें थोड़ा सा ऑक्यूल ब्लड आ सकता है। उसके अलावा इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। अगर सिर्फ हीट स्ट्रेस है तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता नहीं है, बल्कि डिहाइड्रेशन की वजह से वो कम हो जाता है, लिम्फ नोड स्वोलन नहीं रहती है। और जो हीमोग्लोबिन है वो भी जैसे हीमोप्रोटोजल इन्फेक्शंस में खून जो है पतला हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाती है। हालांकि प्योर अगर सिर्फ सिंपल हाइपरथर्मिया है तो ऐसे केसेस में डिहाइड्रेशन की वजह से ब्लड थोड़ा सा गाढ़ा दिख जाता है क्लिनिकली। और अगर हम उसका ब्लड टेस्ट करें तो उसमें हमें जो है हीमो कॉन्सेंट्रेशन पाया जाता है, यानी ब्लड में जो पानी है वो कम होता दिखता है। दूसरा जो है डिफरेंशियल डायग्नोसिस वायरल इन्फेक्शंस में हम जानते हैं कि जानवर का जो बॉडी टेम्परेचर है वो काफी हद तक बढ़ जाता है, 106 105 के लेवल में रहता है। अगेन वायरल इन्फेक्शन में हम जानते हैं कि वायरल इन्फेक्शन काफी वायरल इन्फेक्शन जैसे एफएमडी हो या फिर एलएसडी वायरस हमने देखा है। तो इनके अलग अलग जो सिम्टम्स है वो भी दिख जाते हैं। एफएमडी में भी आपको सलाइवेशन दिख जाता है, बट आप यहाँ हाइपरथर्मिया में भी सलाइवेशन दिख जाता है, मगर आप मुंह ओपन करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे उसके छाले नहीं है मुंह में, और एफएमडी में छाले मिल जाते हैं, एलएसडी में जैसे स्किन पे नोड्यूल्स आ जाती है। सो अलग अलग जो वायरल इन्फेक्शन है उसमें भी टेम्परेचर ज्यादा रहता है, बट क्लिनिकली आपके डॉक्टर्स उसको डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। बहुत सारे वायरल डिसीजेज जो है इन्फेक्शियस होते हैं, कॉन्टेजियस भी होते हैं। तो एक ही साथ शेड में काफी सारे जानवर बीमार हो सकते हैं, और बाकी सिम्टम्स के साथ उसको कंपेयर जरूर करना चाहिए। काफी बार ऐसा होता है कि जानवर को हीमोप्रोटोजोन इन्फेक्शन है ऐसा मान के हाइपरथर्मिया में भी मिसडायग्नोस होने की वजह से उसको फिर बुपारोकोन जैसी महंगी दवाई का यूज किया जाता है, बेरेनिल का यूज किया जाता है, फिर उसको रिस्पांस नहीं मिल रहा है और जानवर हाफ रहा है, तो फिर उसको मिस डायग्नोस करके निमोनिया हो गया है ऐसे माना जाता है, और फिर निमोनिया के लिए एंटीबायोटिक्स भी, हायर एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। खर्चा तो खर्चा भी होता है एक तरह से, और फिर मिस डायग्नोसिस की वजह से जानवर के बॉडी में अननेसेसरी ड्रग्स दिए जाते हैं, और फिर स्ट्रेस का सामना उसको केमिकल्स की वजह से करना पड़ता है। और फिर लेट स्टेज में जब जाएगा, हम अगर उसके लिए एनवायरमेंटल कंट्रोल इज द बेस्ट थिंग। जब तक एनवायरमेंट करेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये हीट स्ट्रेस हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे और जानवर को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। जो भी बाकी सारी चीजें करेंगे वो सब टेम्पररी है, क्योंकि ये जो बीमारी है वो एनवायरनमेंट की वजह से होती है। एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बढ़ा है, वहां पे ह्यूमिडिटी बढ़ी है, और उसकी वजह से जानवर की बॉडी जो है वो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पा रही है। ये यहाँ पे रूट कॉज होता है, और फिर इसलिए ऐसे केसेस में कोई दवाई कुछ काम नहीं करती है। आप टेम्परेचर के लिए पैरासीटामोल भी दो या फिर अन्य दवाई मेलोनिक्स हो या इस तरह की कोई भी दवाई दो, मेग्लूडाइन दो, तो थोड़ी देर के लिए इफेक्ट दिखाएगी, फिर से बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और इसमें एक टिपिकल होता है हाइपरथर्मिया में, रात को 10 बजे के बाद में जैसी जमीन ठंडी हो जाती है और फिर जानवर का बॉडी टेम्परेचर कम होने लगता है, और रात को 11 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक टेम्परेचर एकदम नॉर्मल होता है। और इस टाइम पे जानवर जाके चारा खाने की कोशिश करता है, और ऐसे केसेस में फिर हम हाइपरथर्मिया में देख पाते हैं कि जानवर का जो बॉडी टेम्परेचर है वो रात के लेट आवर्स में और अर्ली मॉर्निंग कम होने की वजह से वो चारा खा लेते हैं। और वहाँ उस वक्त जो चारा खाते हैं उसके बेसिस पे वो दूध भी देते हैं, 70-80% तक दूध देते हैं। वही जानवर जिसका टेम्परेचर 107 तक
सुबह 11 बजे के बाद में हम देखते हैं, और फिर रात को 7-8 बजे तक ये टेम्परेचर कम नहीं होता है, 9 बजे तक टेम्परेचर रहता है। सो उस दौरान हमें इसके बेसिस पे क्लिनिकल डिफरेंशियल डायग्नोसिस, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और इसके लिए फार्मर या किसान भाई को भी होशियार रहना चाहिए। वेदर में क्या चेंजेस आ रहे हैं इसको भी मद्देनजर रखना चाहिए। और दूसरा, हमारे डॉक्टर साहब भी, उनकी भी हेल्प लेनी चाहिए, ताकि आपको पता चले। एक चीज और मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगा, जो सर ने बताया कि कूलर आवर्स में, यानी अर्ली मॉर्निंग, जितना जल्दी है उतना जल्दी गर्मी के दिनों में आप आपके जानवरों को चारा दे दीजिएगा, ताकि वो जल्दी सुबह चारा खा ले। और फिर उसके बाद में जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है दिन का, तो वो किसी छाया में उनको अगर हम व्यवस्था कर दे, पेड़ है या फिर पेड़ नहीं है तो शेड नेट जैसा कुछ लगा के अपने ओपन फार्म में जानवर वहां आराम से बैठ के जुगाली कर पाए, और फिर उनकी प्रोडक्शन दे पाए। जितनी एक्टिविटी उनकी होगी उतना ज्यादा बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, और फिर टेम्परेचर बढ़ती रहेगी, और हाइपरथर्मिया के विशेष साइकिल में फंसेगा। अगर हाइपरथर्मिया ज्यादा दिनों तक रहा तो डॉक्टर सचिन ने बताया उसी तरह से जो स्ट्रेस हार्मोन है वो बढ़ेंगे, इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, और उसकी वजह से फिर ऐसे जानवर बाकी बीमारियों को फिर जो है कि वो उनके घर बॉडी में आ जाएगी। आप सब लोग जानते हैं गर्मी बढ़ जाती है, वैसे ही फिर टिक्स का पॉपुलेशन बढ़ता रहता है। और जैसे ही टिक्स बढ़ेंगी और जानवर स्ट्रेस में है, तो उसको फिर थाइलेरिया हो, एनाप्लाज्मा हो, या कभी कभी बवेशिया जैसी बीमारी भी इसमें कॉम्प्लिकेट हो जाती है। और फिर बहुत ज्यादा खर्चा हाइपरथर्मिया में हमारे किसान भाइयों को होता है। आप में से बहुत सारे किसान भाइयों ने देखा भी होगा कि कभी कभी 8,000 10,000 रुपए तक की खर्चे इस बीमारी के कॉम्प्लिकेट होने से हो जाते हैं। तो एक चीज हमें जरूर याद रखनी है, इस बीमारी का जो अगर कोई इलाज है, परमानेंट इलाज है, तो वो एनवायरनमेंट कंट्रोल है। हमें हमारे कैटल शेड सुधारने होंगे, उनकी हाइट बढ़ानी जरूरी है। और जहाँ पे हम एक दिन में हाइट नहीं बढ़ा सकते, वहां पे फिर ट्रीटमेंट ऑप्शन है। बट उसके अलावा आपको जानवर की बॉडी कूल रखने के लिए हम बॉडी को कूल कर सकते हैं, बॉडी के ऊपर पानी डाल सकते हैं, जो स्प्रिंकलर जब तक हम नहीं लाते। और जैसे सर ने बताया कि इसके फॉगर 100-150 रुपए में एक फॉगर आ जाता है। उसके लिए फिर ड्रिप जैसा जो ट्यूब है या नली है उसका यूज किया जा सकता है। और टाइमर मोटर जो उन्होंने बताया कि 1,000-1,500 रुपए में आता है। और उससे हमारे अगर शेड में 10 12 5 6 एनिमल है तो उनको प्रोटेक्ट करके उनका प्रोडक्शन हम मेंटेन कर सकते हैं। सो ये जो बीमारी है इसको आप किसी भी हालत में ट्रीटमेंट से पहले उसके जो मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस है इसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है। और जब ट्रीटमेंट करने की नौबत आ जाती है, तो समर में, एक तो समर आने से पहले ही हमें ये सब इंतजाम कर लेने चाहिए ताकि हमारा नुकसान ना हो। क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट कॉस्ट तो मिसडायग्नोसिस होता है तो बढ़ जाती है, या फिर अगर कुछ हम इंतजाम नहीं करते मैनेजमेंट के, तो ये बहुत दिनों तक रहने की वजह से स्ट्रेस में आके सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन होते हैं, और दूध जो लॉस है, मिल्क के लॉस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और जब हम सब जानते हैं किसी भी बीमारी में जानवर का दूध अगर 50% से ज्यादा कम हो जाता है, तो उसको रिपेयर करने के बावजूद भी वो फिर 100% पे कभी नहीं आता है, वो 70-80% पे आके फिर मेंटेन हो जाता है। और ये जो लॉस है ये फिर आगे अगर नया नया बच्चा दिया हुआ, अगर काल्विंग हुआ हुआ अगर जानवर है, तो 200-300 दिनों का लॉस हमें, जस्ट इमेजिन 4 लीटर 5 लीटर का अगर झटका लगता है तो 300 दिनों में उसकी 1,500 लीटर की लॉस होगी। और इसको 1,500 लीटर को अगर हम काउंट करेंगे पैसों में, तो आप सब जानते हैं कि फिर 40-45 हजार का नुकसान दूध का ये बीमारी कर सकती है। इसलिए एक एक जानवर का, इसलिए हमें हमारे फार्म में जो गायकवाड़ सर ने बताया, डॉक्टर सचिन ने बताया, ये सारी चीजें करनी ही चाहिए। क्योंकि हमारा देश, हमारी ये पृथ्वी, हमारा ये वर्ल्ड ग्लोबल वार्मिंग की वजह से दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है। और हमें अगर प्रॉफिटेबल डेयरी फार्मिंग करनी है तो ये सारी चीज़ों के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अब ट्रीटमेंट के बारे में सबसे पहली स्टेज है कि कंसल्ट योर एक्सपर्ट वेटनरियन फर्स्ट, बिकॉज इससे पहले जो मैंने कहा कि मिस डायग्नोसिस नहीं होना चाहिए और अननेसेसरी ड्रग्स
वो जानवर के बॉडी में हमें, और ड्रग्स सस्ती नहीं आती किसान भाइयों, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि एक 500-600 किलो के जानवर जब बीमार हो जाता है, तो एक जानवर के एक दिन का ट्रीटमेंट का खर्चा 2-2 हजार से लेके 3 हजार तक आ जाता है। आजकल दवाइयाँ इतनी महंगी हो रही है, और निमोनिया समझ के फिर ऐसे केसेस में हम जो एंटीबायोटिक्स लगवाते हैं, वो सेप्टियोफर हो, मार्कोफ्लॉक्सासिन हो, फिर जेडी सेप हो, इस तरह के, आई मीन सेप्टाजिडिम हो, ये जो दवाइयाँ है दे आर टू कॉस्टली। 500 से लेके एक सिंगल इंजेक्शन 1000 रुपए तक की पड़ती है, और फिर ऐसी दवाइयाँ 3-3 4-4 दिन देनी पड़ी। अगर हिमोप्रोटोजोन समझ के जो देते हैं, 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए की एक सिंगल दवाई आती है, उसके अलावा बाकी सारी चीजें हैं। सो तो टैकल, जब इसके बावजूद भी हम कुछ नहीं कर पाते और हमारी एकाध गाय बीमार हो ही जाती है हाइपरथर्मिया से, तो सबसे पहले उसके बॉडी का टेम्परेचर हमें कम करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? उस गाय को अच्छे वेंटिलेशन वाले जगह पे लाना चाहिए। अगर शेड साइड से कंस्ट्रक्टेड है, तो उस जानवर को पहले बाहर निकालो, खुली हवा में लाओ। उसके अलावा उसका जो बॉडी है उसको ठंडे पानी से, एकदम हो सके तो आइस कोल्ड वाटर से गीला कर दो। हम देखते हैं छोटे बच्चों में काफी बार ऐसे होता है कि बच्चों को ताप, फीवर आ जाती है, बहुत ज्यादा फीवर आ जाती है, तो डॉक्टर क्या करते हैं, गीले क्लोथ से, ठंडे क्लोथ से उसके बॉडी को गीला करने की और वाइप करने की सलाह देते हैं। तो वही करना है जानवर के बारे में। यहाँ पे वेट कपड़े या फिर जो कॉटन का कपड़ा है वो गीला करो, उसके बॉडी पे डालो। बट कपड़ा कोई भी डालते हो, क्योंकि कपड़ा इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि आप कंटिन्यूअस पानी नहीं डाल सकते हो, तो गीला कपड़ा रखोगे तो थोड़ा ज्यादा रहेगा। बट कपड़ा जब भी डालते हो, एक चीज का ध्यान रखो कि उस कपड़े को जब तक गीला है तभी रखो। वो अगर ड्राई होने लगा तो जल्दी निकालो या फिर उसको गीला कर दो, नहीं तो फिर क्या होगा, ड्राई कपड़े से बॉडी कवर करोगे तो हीट एक्सचेंज और कम हो जाएगी और प्रॉब्लम हो जाएगी। एंटीपायरेटिक्स का तुरंत यूज किया जा सकता है ताकि शरीर का टेम्परेचर कम हो जाए। मगर दोस्तों, मैंने जैसे कहा कि हम एंटीबायोटिक्स देते भी है तो वो किस ज्यादा काम इस बीमारी में नहीं कर पाता है, क्योंकि एनवायरमेंट टेम्परेचर को जब तक आप एड्रेस नहीं करते हो, उसको कूल करने के लिए अगर कुछ नहीं करते हो, तो एंटीबायोटिक्स देने के बावजूद भी टेम्परेचर कम नहीं होता है। और फिर ताप कम नहीं हो रहा है, इसलिए फिर हम अलग अलग दवाइयों का ट्राई करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। डायग्नोसिस बाय द एक्सपर्ट फील्ड वेटनरियन जो आपके फार्म पे आते हैं, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तीसरा एक जो इसमें रास्ता है, हमने देखा था कि इनिशियली कि इसमें क्या होता है कि टीएसएच की लेवल कम हो जाती है, यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की लेवल कम हो जाती है। उसके अलावा थायराइड हार्मोन की लेवल कम हो जाती है, T3 T4 की। और ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, तो जानवर को हम बीएमआर उसकी कम करने वाली दवाई, जैसे आयोडीन का यूज कर सकते हैं। आयोडीन इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है, ओरल फॉर्म में आता है। आयोडाइज सिसेम ऑयल की कुछ दवाइयाँ मिल जाती है मार्केट में, जिसके साथ एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, विटामिन ई भी आता है इंजेक्शन फॉर्म में, विटामिन सी का यूज किया जा सकता है। और देर आर सम हार्मोन्स which can be used to lower the body temperature, so expert vets can use it. So there are hormones like human purpose hormones like thyroxine and all. Those hormones can be given, they can be given subcutaneously or even orally, but subcutaneous injections are quite effective. There are many research papers which mentions that by giving subcutaneous thyroxine hormone in such hyperthermia cases, you can control the body temperature even without antibiotic. As per my experience, I am trying this since last 10 years. I'm using a dose of 3 mg thyroxine hormone for a body weight of 500 to 600 kg. So I have been observing that by giving two shots 3 days apart with the thyroxine subcutaneously 3 mg dose, you will, without giving any antibiotic, you can control the body temperature of animal. But again, all these are temporary solutions. परमानेंट सॉल्यूशन इज कंट्रोलिंग द एनवायरनमेंट। इसके अलावा हम इलेक्ट्रोलाइट्स दे सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट दे सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स इसलिए देने हैं, जैसे बताया सचिन जी ने कि यूरिन, सलाइवा, ये सब चीज़ों से इलेक्ट्रोलाइट जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट यानी विटामिन सी। सो देर आर बहुत सारे प्रोडक्ट्स है मार्केट में, मेगालाइट सी है, इलेक्ट्रोवेट है, इलेक्ट्रोबेस्ट है, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है, जो हमारे किसान भाई अपने जानवर को थोड़ा सा तंदुरुस्त रखने के लिए, जो भी लॉसेस हुए उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए दे सकते हैं। और एनर्जी बूस्टर, बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाती है काफ़ी बार उसमें,
पोटेशियम की मात्रा कम हो जाती है, फिर जानवर अपनी नेक तक नहीं पकड़ पाता है। ऐसे केस में एनर्जी बूस्टर्स जिसमें पोटेशियम की मात्रा हो, ऐसी दवाइयाँ भी यूज़ की जा सकती है। और पीने के लिए बहुत सारा ठंडा वाटर और ग्रीन सक्यूलेंट फॉडर हम ट्रीटमेंट के तौर पे भी दे सकते हैं। मगर दोस्तों, मैं फिर से कहना चाहूँगा, ये सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस टेम्पररी है। जब तक हम एनवायरनमेंट को टैकल करने की कोई रास्ते नहीं अपनाते, तब कुछ नहीं होता है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, हाइपरथर्मिया का जब जानवर परेशान होता है, तो कभी-कभी वो कोलैप्स होते हैं। कोलैप्स होना मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जानवर गिर जाता है। जैसे इस गाय में आप देखिएगा इस वीडियो में, ये नीचे गिर गई, 107 टेम्परेचर था। और नीचे गिरने के बाद वो अपना सर तक और अपना नेक भी, सर नहीं उठा पा रही है, नेक ढंग से पकड़ नहीं पा रही है। फिर इसको मैंने जैसे उनको बोला इमरजेंसी केस है, तो इसको ठंडे पानी से कपड़े गीले कराए और ठंडे पानी से गीले किए हुए कपड़े उसके सर के ऊपर रखा है, और ये बहुत ही ठंडे पानी से गीला किया हुआ गनी बैग भी उसके ऊपर रखा है। और फिर विद इन 15 टू 20 मिनट्स वही जानवर अच्छे से खड़ा हुआ, जो नेक नहीं पकड़ पा रहा था, कोलैप्स हो गया था टेम्परेचर कम होने के बाद में, वो अच्छे से खड़ा हो रहा है। बट एक चीज ध्यान रखनी है, जैसे मैंने कहा, ये सब टेम्पररी है, और गनी बैग को तभी यूज करना है जब हम उसके बाजू में खड़े हैं, और गनी बैग को हमें किसी भी हालत में गीला रखना है, थोड़ी देर बाद इसको हटाना है। इसको ज्यादा देर रखोगे तो हीट एक्सचेंज नहीं होगी। आप इस वीडियो में नोट कर सकते हैं कि अगर बैंडविड्थ अच्छा है, इसकी आंखें जो है ना डिहाइड्रेशन हो चुकी है। डिहाइड्रेशन होने की वजह से उसकी मतलब हम जान सकते हैं, इसमें काफी सारा फ्लूइड दिया जा सकता है ऐसे जानवर को। ठंडा फ्लूइड देने से आप देखो इसकी आंख कि वो अंदर जा चुकी है। फाइलेरिया अगर होता है तो ये आंखें इंट्राओक्यूलर प्रेशर बढ़ने से बाहर आ जाती है। सो ये बेसिक डिफरेंसेस है कि ये सब इमरजेंसी टैकलिंग के लिए है। सो इस तरह से हाइपरथर्मिया किसान भाइयों का काफी नुकसान करती है, जिससे दूध काफी कम हो जाता है और काफी सारा नुकसान झेलना पड़ता है। मैं अभी जो भी हमारे किसान भाई है जो थोड़ा एडवांस फार्मिंग करते हैं, उनको कहूँगा कि कैटल मॉनिटरिंग सिस्टम यूज़ करो, जिससे हीट अलर्ट, हेल्थ अलर्ट आपको आते हैं। मिल्क प्रोडक्शन की ट्रैकिंग करी जा सकती है। डेयरी फार्म मैनेजमेंट में जो एनवायरमेंटल इश्यूज है उसके बारे में अलर्ट्स आपको आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो ऑर्गेनाइज फार्मर्स है वो कर सकते हैं। और इसी के साथ आप सबको गुड़ी पाड़वा, नए साल की शुभकामनाएं देते हैं। और आज का ये जो वेबिनार है, इसमें अगर आपके किसी के कुछ क्वेश्चंस है, तो क्वेश्चंस आप जरूर पूछ सकते हैं। आप अगर हैंड रेज कर सकते हैं तो हैंड रेज करिएगा, और अपने आपको फिर अनम्यूट किया जाएगा। जिन लोगों को क्वेश्चंस है वो अपने चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं।